हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या आप मजे में हो या रोतड़ू टाइप के मूड में हो? बताओ बेटा, बताओ 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 कैसे हो आप सभी। और नए नए बच्चों को फिर से एक बार वेलकम बेटा, क्योंकि शुरुआत के सेशन ऐसे होंगे कि जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी कभी मैच होगी, कभी टीचर के साथ मैच नहीं होगी। लेकिन डोंट वरी, बिकॉज नाउ यू हैव अ फिजिक्स मास्टर बन रहा है रवि, क्योंकि जहां से सवाल शुरू हो। क्या 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 बोल रहे हो आप कमेंट बॉक्स में? यस 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 यस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाइयों बहनों, तो हो सकता है कि शुरुआत में उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनकी, लेकिन धीरे 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 ये सब क्लियर होते जाएंगे। सेशन आपने जो मैराथन चली थी उसमें से कवर कर लिए। अब हो सकता है ये दोस्त, अब हो ये सकता है दोस्तों कि वो मैराथन से आपको कनेक्टिविटी मिल गई है, लेकिन फिर भी एक बार क्लास के नोट्स डाउनलोड करके वहां से रिवाइज करना, सारी सीक्वेंस मैच करवाने की कोशिश करना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, शुरुआत कर दे क्या? प्लीज गाइज, प्लीज गाइज, क्या भाई? प्लीज गाइज, एसी का रिमोट हमने हटा दिया, ये माउस हमने पास में ले लिया ताकि हम आपकी चैट को कंट्रोल कर पाए। ये हमने रिमोट कंट्रोल हाथ में ले लिया अपना, ठीक है जानी, ये है अपना रिमोट कंट्रोल। यहां से बम दबाऊंगा और सारी चैट बंद हो जाएगी। सारी चैट बंद नहीं हो जाएगी, स्लाइड चेंज हो जाएगी। हाँ अभिषेक, अभिषेक क्या है? अभिषेक अभिषेक आई डोंट अभिषेक। किस अभिषेक की बात कर रहे हो आप? कैमरामैन वाले या हमारे चहीते टीचर अभिषेक की बात कर रहे हो आप? जिंदगी सवार दूं और कोई नई बात हो तो बताओ यार। आपको चोट कैसे लगी? कहां की चोट की बात कर रहे हो? ये मैं भी डोरेमोन की तरह खेल रहा था ऊपर, तो मैंने उड़ने की कोशिश की लेकिन उड़ नहीं पाया। उड़ने की मैंने कोशिश की लेकिन मैं उड़ नहीं पाया। अभिषेक अभिषेक क्या है? अभिषेक अभिषेक ठीक है ठीक है। जय द्वारकाधीश कौन बोल रहा है भाई? बहुत तेज चेट चल रही है, बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। तो क्या आप लेक्चर नंबर 5 के लिए तैयार हो भाइयों बहनों? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जोश दिखाओ, जुनून दिखाओ, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लव यू ऑल बेटा, लव यू लव यू लव यू कमेंट बॉक्स में चल रहा है, इसलिए मैंने सबको एक साथ बोल दिया लव यू ऑल। ठीक है बेटा? अरे तुम तो मेरे छोटे मोटे भाई हो, अरे चिट्टे मोटे, अरे चिट्टे मोटे भाई हो, ठीक है? रो मत, रो मत। अरे अरे नहीं नहीं, बाल यार ये नीचे आ जा रहे हैं। हाँ, इंडिया इंग्लैंड देखा? नहीं देखा दोस्त, नहीं देखा। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में क्या करने वाले हैं? तो कल का जो एक अधूरा काम छोड़ा हुआ था, क्या? सूडो फोर्स। तो इस सूडो फोर्स के बारे में समझेंगे। आज का कायदा कानून क्या होगा कि जो न्यूटन बाबा का लॉ अप्लाई नहीं कर पाया था, वो रवि बाबा का लॉ अप्लाई होगा। रवि बाबा कैसा लग रहा है? रवि बाबा। तो रवि बाबा आज एक आपको न्यूटन बाबा के लॉ में थोड़ा करेक्शन करके दिखाएंगे और बताएंगे सूडो फोर्स की कहानी, सूडो फोर्स की कहानी। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सूडो फोर्स, PSEUDO, यही है ना स्पेलिंग? PSEU, ठीक है, DO, सूडो फोर्स।
अब तो आगे का तो आता है मुझे, ये पहले वाला सूडो है ना वो बहुत आभासी टाइप का है, सूडो फोर्स। और दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ने वाले फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ये दो मेजर पार्ट होंगे। फ्रिक्शन का वन पार्ट आज होगा, फ्रिक्शन का दूसरा पार्ट कल के सेशन में कवर करवाया जाएगा। तो लो बेटा, आज कोई भी किसी भी प्रकार की हम टाइम वेस्ट किए बिना शुरुआत कर देते हैं। और मैं एक जादू जानता हूं, जिस जादू की मदद से मैं आपकी चैट सिर्फ आपकी और मेरे के बीच में ही रख सकता हूं। दूसरा कोई भी आपकी चेट नहीं सुन पाएगा, ना ही देख पाएगा। तो अगड़म बगड़म मैंने आपके ऊपर एक काला जादू करके आपकी चेट सिर्फ हमारे दोनों के बीच की प्राइवेट कर दी है, ठीक है? प्राइवेट कनेक्शन आपको दिया है। ओके, आयुष इज देयर क्या? लो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूडो फोर्स की कहानी समझते हैं। सूडो फोर्स हमने बताया था कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए बात हो जाएगी। जब कोई भी एक्सेलरेशन में मोशन होगा, आप किसी भी फ्रेम से अटैच हो और वो एक्सेलरेशन में होगा, तब सूडो फोर्स की कहानी हमें याद करनी है। अदरवाइज हमें सूडो फोर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। कहां पर ये वैलिड होगा? जहां पर हमें पता चलेगा कि ये जिस फ्रेम में हम बैठे हुए हैं वो फ्रेम अगर मोशन में है, वो भी एक्सेलरेशन में है, तभी हमें इसकी कहानी याद करनी है, अदरवाइज नहीं दोस्तों, अदरवाइज नहीं। ओके जी। तो ये मान लिया जाए कि ये कोई एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे जा रही है, तब की ये बात है, अदरवाइज इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, फैक्ट फोर्स भी कहा जा सकता है, ठीक है? अब मैं उस बात पे नहीं जाता हूं कि क्या क्या हुआ था, मैं सीधे बताता हूं कि सूडो फोर्स क्या है। तो सूडो फोर्स इज an imaginary force that applied on an object on a non inertial frame that reference from, मतलब कि एक ऐसा फोर्स कि जहां पर जिसका यूज करने से हम न्यूटन बाबा का जो लो करेक्शन वाला था, मतलब जो न्यूटन बाबा का लो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है सर? अब सूडो फोर्स लिखा कैसे जाता है? मतलब कि देख, अगर मैं इस बच्चे के हिसाब से सोचूं, ये बच्चा आप थे ना, हाँ, तो इस बच्चे के हिसाब से क्या था कि सर ट्री एक्सपीरियंस वन फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 0 लिखा था। अरे नहीं सर, ये एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स और वो एक्सपीरियंस फोर्स करके हमने लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हुआ था। हाँ, ट्री के हिसाब से, इस बच्चे के हिसाब से F इज इक्वल टू ma हो रहा था ट्री के लिए। लेकिन हमें एक चीज पता है दोस्त कि ट्री के ऊपर तो ट्री तो खुद रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा भाई। तो एक जनता ये है कहने वाली कि ये ट्री रेस्ट पे है, ट्री के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एक जनता ये कह रही है कि नेट फोर्स ऑन अ ट्री ये 0 है, और एक जनता ये कह रही है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है? पेन की थिकनेस कम कर दूंगा, ठीक है? अभी कंसेप्ट तो समझो। ऐसा क्यों? तो ये हमें बताना है कि क्यों। तो इसको वैलिड करवाने के लिए हम समझ रहे हैं कि जब भी कोई एक्सेलरेशन वाली बॉडी में आप बैठे हुए हो और तब बात कर रहे हो आप किसकी? तब बात कर रहे हो आप फोर्स की। तो उस टाइम पे आपको एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करना है, एंड दैट नया फोर्स इज सूडो फोर्स। तो इस सूडो फोर्स को लिखने का तरीका समझना, F सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, ठीक है? ये मास ऑफ बॉडी एंड इनटू करके एक्सेलरेशन ऑफ दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम, कि जिस फ्रेम में ये बैठा हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात की जाएगी। क्या? एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ है, इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स को कहां पर हम अप्लाई करेंगे? इसकी डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन खास इंपॉर्टेंट है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें सूडो फोर्स की डायरेक्शन लेनी है। बहुत काम की कहानी है दोस्त, इसको डब्बा बना के लिख ले भाई साहब। क्या काम की कहानी है ये, क्या काम की कहानी है ये, अभी बहुत कुछ बताने वाली। ये है कहानी जो मुझे सबको है बतानी, ये है कहानी जो मुझे सबको है बतानी, ये है एक कहानी जो मुझे सबको है बतानी। और इतनी काम की ये कहानी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? देख, इससे बहुत सारे कंसेप्ट अभी सोल्व होने वाले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट अभी सोल्व होने वाले हैं। आप बहुत अच्छा हो सर, ज़्यादा बोलते हो सर, पता नहीं क्या क्या लिख दिया कुछ भी, पर प्लीज़ मेरा नाम लो सिंघम, आज क्लास जल्दी खत्म करना प्लीज़। ओके सिंघम भाव, ओके
ओके ओके सर, आप अच्छे गटे हो, क्या बोल रहे हो भाई? नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिस फ्रेम का कुछ एक्सेलरेशन है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। जिस फ्रेम का कुछ एक्सेलरेशन है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। अभी इसको समझाता हूं, देखिए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देख एक कहानी समझ, मैं पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, देखना। अरे सुन मेरी बात, कुछ बताने वाला हूं खास बात। एक कहानी समझो दोस्त, सलमान खान कहानी समझो। मान ले गोलू भैया अपना, क्या है ये? गोलू। अरे गोलू एक्चुअल में सही में ये गोलू मोलू है। देख ये गोलू, ये गोलू सही में ये गोलू ही ले। देख कैसा दिखता है भाई, ये दिखता कैसा है सर? देखो सही, देखिए इसके पेट में लिखता हूं, बहुत बड़ी जगह है गोलू। ठीक है, ये गोलू। इस गोलू का मान अप्रोक्सीमेटली अपन मान लेते हैं 90 केजी। ठीक है, 90 केजी, 98 केजी, चल 90 केजी अप्रोक्सीमेटली 90 केजी इसका मास है, इसका मास है। ये वेइंग मशीन में कितना दिखा रहा होगा? वेइंग मशीन में कितना दिखा रहा होगा? गोली भैया कहां से आ गए? आ गए भाई, इसका मन है, उसको भी पढ़ने की इच्छा होती है। लाल चड्डी वाला गोलू भैया, लाल चड्डी वाला अपना गोली भैया, लाल चड्डी वाला अपना गोली भैया। ठीक है, ये गोलू का मास मैंने लिख दिया 90 केजी, यहां पर शो हो रहा है। ये एक्चुअल में कैसे शो हो रहा होगा वेइंग मशीन पे, उसकी मैकेनिज्म बताता हूं। देखना मैकेनिज्म क्या होती है। तो जैसे ये गोलू है ना, ये है गोलू, ठीक है, ये गोलू, और ये दूसरा है वेइंग मशीन, ये दूसरी है वेइंग मशीन। ठीक है, ये मशीन है। अब हो क्या रहा होगा पता है? एक्चुअल में गोलू का मास जितना है वो मतलब कि mg नीचे की डायरेक्शन में, और गोलू के ऊपर इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। इस प्लेटफॉर्म की वजह से गोलू को एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा जो कि ऊपर की डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल रिएक्शन। और सेम फोर्स इस प्लेटफॉर्म को भी फील हो रहा होगा, सेम फोर्स इस प्लेटफॉर्म को भी फील हो रहा होगा। ठीक है सर, तो इस प्लेटफॉर्म को भी सेम फोर्स फील हो रहा है जो कि है n। ठीक है, अब होता क्या है, ये वेइंग मशीन में वेट मास कैसे मेजर होता है पता है? मास मेजर होता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय जी, ऐसे मास मेजर किया जाता है। ये मेजर वाला, हाँ, यहां पर मास जो लिखा हुआ है ना, वो कैसे आया उसकी कहानी है, ये इसकी कहानी है। मैकेनिज्म ये कहती है दोस्त कि ये मास, मशीन मास कैसे निकालता है? मशीन कोई मास ऐसे ही नहीं निकालता है, उसकी प्रॉपर मेथड है। क्या मेथड है? कि इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगी है वो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और इज इक्वल टू डिवाइड बाय लिख लेंगे जी, दैट इज योर मास। तो हमने गोलू भैया के ऊपर भी ये सेम नॉर्मल फोर्स लगा होगा, हाँ जी। तो गोलू का मास और नॉर्मल ये दोनों इक्वल रहा होगा, अगर गोलू की कंडीशन नेट फोर्स 0 है तो, हाँ जी। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ठीक है सर। इसका मास कितना था हमें पहले से ही पता था कि 90 केजी है, इसका मास पहले से ही पता था, ये 90 केजी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा 90, फिर ये लिखा केजी, 90 केजी इंटू करके जी लिखा मैंने, 90 केजी इंटू करके मैंने ये जी लिखा एक्सेलरेशन। यही वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट की, तो ये 90 इंटू करके जी लिखा, जी मर गया तो आपको मिला है 90, ये 90 केजी मिला है। ठीक है, ये कहानी हुई। लेकिन जब ये गोलू भाई, सर आज आपने हाउस द जोश नहीं बोला, गोलू इज क्यूट, ठीक है, बाद में बोलूंगा बेटा, अभी जोश को मैं बना रख रहा हूं। जब ऐसा लगेगा ना कि मुझे ठंडा जोश दिखाई देगा, तब ये चीज बोलूंगा। ठीक है, कहानी की स्पेलिंग ग्रोंग है, कहानी हिंदी में लिखा हुआ है, देख इसमें स्पेलिंग आती ही नहीं है इसमें स्पेलिंग आती ही नहीं है। ठीक है, ओके, समझ रहा है यहां पर, हाँ, समझ रहा है यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि ये मास एक्चुअल में मेजर क्या होता है? मास को ये मेजर थोड़ी करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये मेजर क्या करता है पता है? नॉर्मल रिएक्शन। इट मेजरिंग, वेइंग मशीन इज मेजरिंग, weighing machine is measuring normal reaction। फिर यहां पर मेथड में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन मेजर किया डिवाइड बाय जी, तो यहां से हमने को मास मिल जाता है। ये सिस्टम होती है, ठीक है। अब देखना, मैं आपको पूछ रहा हूं दोस्त कि अगर मैं इस गोलू भाई को कोई एक लिफ्ट में फिट कर दूं, क्या फिट कर दूं? गोलू भैया को मैंने एक लिफ्ट में फिट कर दिया, जो लिफ्ट भाग रही है ऊपर की डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से। ठीक है सर, ये एक्सेलरेशन मान लिया जाए कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गोली भैया का मास तो अपने को पता था 90 केजी है, हाँ जी पता है।
अब आप यहीं है बैठे हुए हो और ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और वेइंग मशीन भी इधर ही है, तो बताओ इस वेइंग मशीन में इसका मास कितना दिखा रहा होगा? लो बताओ, इस वेइंग मशीन में इसका मास कितना दिखा रहा होगा? ये एक बार मुझे बताओ दोस्त, बताओ 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 बताओ, कितना मास इसका दिखा रहा होगा? लो बताओ जी, ऑप्शन दे दूं क्या? 90 kg, बी 70 kg, सी 110 kg, क्या होगा? ए बी सी। लो तुम्हारे लिए तीन ही ऑप्शन। 92, 92, 88, मुझे खुद नहीं पता है, अपन गिनते हैं तब पता चलेगा। मुझे खुद नहीं पता है, अपन गिनते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, पता चलेगा कि मोए मोए हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, स्पेल रॉन्ग। अरे किसकी स्पेलिंग? मैंने किसी की स्पेलिंग ही नहीं लिखी है, इसलिए मैं स्पेलिंग लिखता ही नहीं हूँ। ही। समझ नहीं आया? बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, देख बता रहा हूं। अब कंसेप्ट तो शुरू हुआ है, अब सूडो फोर्स का कंसेप्ट तो शुरू हुआ है। क्या ये आप जिस फ्रेम में बैठे हो वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है? हाँ जी। इसका मतलब कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुई है? जी हाँ, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुई है। तो आपके हिसाब से बताओ, क्या आपके हिसाब से आप कौन से फ्रेम में बैठे हुए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो और मशीन भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो हमें क्या प्रतीत होगा? हमें प्रतीत होगा कि गोलू के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में तो mg लग ही रहा था, नीचे की डायरेक्शन में तो mg लग ही रहा था, और ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ही लगेगी। ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ही लगेगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगेगा, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात आएगी तब एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? सर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है फोर्स सूडो फोर्स इज इक्वल टू करके, सूडो फोर्स इज इक्वल टू करके। देखना दोस्त, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, सूडो फोर्स एफ सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ बॉडी, ठीक है, इंटू करके एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देख, मास ऑफ बॉडी कितना है? 90 kg सर। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है? 2, ठीक है, या फिर ऐसा ही ऐसा ही याद रख ले, ठीक है, मास इंटू बॉडी, या एम ए लिख ले, सीधा सीधा क्या लिख ले? एम इंटू ए लिख ले, ठीक है, अभी के लिए एम इंटू ए लिख ले। बढ़िया सर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। मास ऑफ अ बॉडी है कैपिटल एम और एक्सेलरेशन है ए। अब थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी डायरेक्शन क्या थी? इसकी डायरेक्शन थी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम से इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब कि नीचे की डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स लग रहा है, ये सूडो फोर्स लग रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो देख, ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाले, ये फोर्सेस को अपन कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस को अपन कैलकुलेट करते हैं। तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए लिखा जाएगा। सूडो फोर्स यानी क्या है? सूडो फोर्स यानी कि है एफ पी एस। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से लिखा जाएगा एम जी प्लस करके एम ए। ओके सर, तो लिखा जा सकता है यहां से एम कॉमन, जी प्लस ए, जी प्लस ए। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई। क्या आ गई दोस्त? ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई। जबकि मतलब नॉर्मल रिएक्शन आ रही है यहां पर जी प्लस ए। सीधा याद रखा जा सकता है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तब इसका मास सीधा लिखा जा सकता है। देख, ये नॉर्मल रिएक्शन है, वही एक्चुअल में इसका वेट भी है। इसका वेट, अगर वेट एक तरह से फोर्स को समझे हम, तो नॉर्मल रिएक्शन है, वही इसका वेट ही है। तो कोई पूछे आपको कि इसका वेट कितना है इस टाइम पे, तो आप वेट सीधा लिख सकते हो, वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। जब फ्रेम ऊपर जा रही हो तब, जब लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए, ठीक है। देख, तब की ये कहानी है। तो एम जी प्लस ए लिखा जाएगा। जबकि मास कैसे लिखा जाएगा? मास लिखने का तरीका ये हो जाएगा, देखना, नॉर्मल रिएक्शन या डब्ल्यू जो भी दिखाई दे रहा है वो डिवाइड बाय हो जाएगा जी। ओके सर जी, समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं इसमें अपन वैल्यू पुट करके खेलना चाहे ना, वैल्यू पुट करके, तो मास इसका कितना है? 90, ठीक है सर। जी प्लस ए मतलब 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो अब सीधा सोल्व कर, ये मिंडू मिंडू कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 12 नवा 100, 12 नवा के 12 दूसरी बात, 12 नवा, अरे कितना होता है? 12 9, 12 इंटू 9, 12 इंटू 9, 12 इंटू 9,
102 सही, 108 होगा ना, 108 होगा, 108 होगा ना, 108 होगा ना। हाँ सर मेरा नाम पूरा चौहान है, ठीक है, 108 होगा। वापिस समझाऊंगा, ठीक है, ये 108 हुआ, 108 केजी हुआ है। देख मैं वापस बताता हूं, पूरी कहानी वापस बताता हूं दूसरे केस से, पूरी कहानी वापस बताता हूं दूसरे केस से। देख पहला केस समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया दूसरे केस से वापस बताता हूं। अब लिफ्ट है वो नीचे आ रही है कुछ एक्सेलरेशन से। इस गोलू भाई का मास अपन मान लेते हैं कैपिटल एम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर कितना रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग अपन निकालने वाले हैं। यहां पर रीडिंग क्या होगी वो निकालने वाले हैं, यहां पर रीडिंग क्या होने वाली है वो रीडिंग अपन निकालने वाले हैं, समझना दोस्त। यहां पर तो देख एक्सेलरेशन ए ऊपर की डायरेक्शन में था, अब एक्सेलरेशन ए नीचे की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ए नीचे की डायरेक्शन में, देखना एक्सेलरेशन ए नीचे की डायरेक्शन में, ये लिफ्ट नीचे जा रही है। तब इसका मास बढ़ेगा कि घटेगा, इसका वेट बढ़ेगा या घटेगा। यहां पर रीडिंग कैसी आएगी वो हम समझना चाहते हैं, यहां पर रीडिंग कैसी आएगी वो हम समझना चाहते हैं। तो पहला केस दूसरा केस हुआ ना, ठीक है, दूसरा केस है कि लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। समझना, पूरी प्रॉपर कहानी बताऊंगा। ये एक्चुअल में वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, कोई आपको पूछे कि ये वेइंग मशीन क्या मेजर करता है तो आप क्या आंसर दोगे, वेइंग मशीन मेजर अ नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर जो वेइंग मशीन वेट दिखाता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वेइंग मशीन जो वेट दिखाता है वो होता है, अरे वेइंग मशीन जो वेट दिखा रहा है वो एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन ही होता है। और जो ये मास दिखा रहा होता है वो क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय जी होता है। ये वेइंग मशीन की कहानी बता रहा हूं, ठीक है, वेइंग मशीन की। अब अपने गोलू भाई की कहानी मैं बताता हूं। यहां पर देखो अपने गोलू भाई की कहानी क्या हुई होगी। ये गोली भैया, इनके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होगी, हाँ जी बढ़िया। नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, उसका खुद का मास, इसका खुद का मास और ये जी, ठीक है, ये भी बढ़िया। अब सोचो सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सर सूडो फोर्स ऐसा लिखा जा सकता है, सूडो फोर्स एफ पी सूडो इज इक्वल टू मास इनटू करके एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो फ्रेम का एक्सेलरेशन हमने ए ही माना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन ए। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा सोच समझ के बताओ, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, जरा सोच समझ के बताओ दोस्त, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। हां जी, मैंने बताया आपको कि अगर ये एक्सेलरेशन मतलब फ्रेम नीचे जा रही है तो ये ऊपर की ओर लगेगा, डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, तो अपोजिट मतलब कि अपवर्ड होगी, अपवर्ड्स होगी। अपवर्ड्स मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन वाला सूडो फोर्स। अरे वाह सर, अब नेट फोर्स जीरो, ऊपर वाला नीचे वाला। क्यों ये मैं नेट फोर्स जीरो कर रहा हूं, क्योंकि तुम समझो तुम इसी फ्रेम में बैठ के सोल्व कर रहे हो ना, आप इसी फ्रेम में बैठ के सोल्व कर रहे हो इस कहानी को, इसी फ्रेम में बैठ के कहानी को सोल्व कर रहे हो। तो आपके हिसाब से गोलू भाई जंपिंग जपांग थोड़ी हो रहा है, गोली भाई जंपिंग जपांग थोड़ी हो रहा है। आपके हिसाब से तो गोलू भाई भी सेम ही तरह से बैठा हुआ है, जैसे आप खड़े हुए हो, जैसे आप खड़े हुए वैसे गोलू भाई खड़ा हुआ है, ये जंपिंग जपांग थोड़ी हो रहा है। तो आपके हिसाब से नेट फोर्स जीरो हुआ। क्या आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में थे, हाँ जी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, इसीलिए तो मैंने सूडो फोर्स अप्लाई किया है, इसीलिए तो मैंने सूडो फोर्स अप्लाई किया है। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ऊपर वाला नीचे वाला सब इक्वल इक्वल करता हूं, तो नॉर्मल प्लस एम ए इज इक्वल टू लिखा जाएगा एम जी। अरे हाँ जी सर, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस लिखा जाएगा एम ए, सो वी कैन राइट एम जी प्लस जी माइनस ए, जी माइनस ए। अरे लो बढ़िया, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, यहां से आपको पता चल गया होगा कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लिखने का तरीका एम जी माइनस ए, ये लिखा जाएगा। समझ पाए क्या आप इस कहानी को, इस कहानी को समझ पाए हो या नहीं दोस्तों। परफेक्ट, कहानी समझ में आई। तो कभी आपने फील किया हो तो कभी लिफ्ट में बैठे हुए तो वेइंग मशीन पे ज्यादा मास दिखा रहा है, कभी कम मास दिखा रहा है, वो क्यों होता है, वो इस कारण से होता है, वो इस कारण से होता है। कंफ्यूज नहीं हो ना दोस्त, कंफ्यूज नहीं हो रहा हो ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। स्वाहा 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 स्वाहा, ठीक है
ठीक, अभी क्वेश्चन करोगे पता चल जाएगा, अभी क्वेश्चन करोगे आपको चीजें और क्लियर होती जाएगी। देखना यहां पर एक अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं अपन, देखना इसका आंसर आप दोगे, इसका आंसर आप दोगे। अब मैन मास कितना है 70, अरे 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल, ओके जी, ऑन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, अभी यूनिफॉर्म स्पीड वाला बाद में लूंगा, ठीक है, ये बाद में लूंगा। ये बताओ अ मैन ऑफ अ मास 70 kg, ठीक है सर, ये 70 kg मास वाला आदमी है, इसका मास दे रखा है 70 kg, ओके सर। वेइंग स्केल ऑन अ लिफ्ट, ठीक है, मतलब ये एक कहां पर बैठा हुआ है, कोई एक लिफ्ट में ही बैठा हुआ है, ठीक है सर, ये लिफ्ट में बैठा हुआ है, मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5, मतलब ये लिफ्ट है वो नीचे जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, ये नीचे जा रही है किसी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे जा रही है, ठीक है। तो हमें कितना मास मिलेगा, उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, हमें कितना मास मिलेगा वो हमें निकालना है, हमें कितना मास मिलेगा वो हमें निकालना है। समझ पा रहे हो इस कहानी को? हाँ जी, ठीक है, देखते हैं एक बार। देख ये लिफ्ट नीचे जा रही है ना, इन भाई के ऊपर कितने कितने फोर्सेस लगेंगे वो एक बार चेक करते हैं। देख तो सबसे पहले तो लगेगा नीचे की डायरेक्शन में mg, नीचे की डायरेक्शन में mg, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, जी बताए, ये भी पता है। अगर लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में जा रही है तो यहां पर हम चीटा बन के, या मान ले कि यहां पर हम बैठ के देख रहे हैं, ये हम है, ये हम है, ठीक है, हम ऑब्जर्वर हैं, तो हम बैठ के देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ऊपर की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स आएगा, क्योंकि फ्रेम नीचे जा रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में प्लस करके एक सूडो फोर्स भी आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स भी आएगा, ठीक है, ये सूडो फोर्स Fp, ठीक है। Fp की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, Fp की वैल्यू लिखी जाती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 70 kg, ठीक, अरे अभी नहीं लिखना है, ठीक है, मास इंटू ए लिखते हैं, मास इंटू ए। तो क्या हम लिख सकते हैं सीधा सीधा इक्वल करके कि नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि आपके हिसाब से तो दोनों रेस्ट पे ही है ना, ये भाई थोड़ी ऐसे ऊपर नीचे कूद पिल रहा है, हाँ जी। अरे भाई कौन बोल रहा है, मेरा मैसेज कोई नहीं देख पा रहा है मेरे सर, मैंने कल ही बेच लिया है, आपकी वीडियो देख रहा हूं, मैंने आपके प्रीवियस कवर कर लिया, नेक्स्ट टॉपर से प्लीज रिप्लाई करो। हाँ सन्मय कंबोज, आगे बढ़ो, बहुत सही जा रहे हो। कुनवार कनिष्क यादव, सर मैं कोई भी मैसेज नहीं कर पा रहा हूं, बार बार इसमें टाइमर आ जा रहा है, तो अब मैं क्या करूं? बेटा कुछ ना कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, मैसेज टाइप नहीं करना है, ठीक है। और कोई मेरा दोस्त जो बेइज्जती करवाना चाहता हो, और कोई मेरा दोस्त नहीं है? कोई तो आ जाओ फटाफट, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, ठीक है। मैं बोल तेजी से रहा हूं, पढ़ा स्लो ही रहा हूं, ठीक है। कौन था ये, भाग गया, पकड़ूंगा अभी तो इसको मैं, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, कौन था ये? प्लीज कॉल माय नेम, ठीक है महक, ले लिया आपका नाम, खुश रहो। बिपिन ठाकुर जी बोल रहे थोड़ा स्लो पढ़ाओ, ठीक है बेटा, स्लो ही पढ़ा रहा हूं मैं, बोल थोड़ा तेजी से रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि ज्यादा तेज पढ़ा रहा है, वरना तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सर अपना राज बता, कौन सी अवंतिका तिवारी, कौन से राज की बात कर रहे हो? सेटिंग हेयर टाइम टू टाइम मैंडेटरी फॉर नेक्स्ट टॉपर्स टीचर, या ओके इट्स मैंडेटरी। थैंक यू बेटा याद करवाने के लिए। रोजमो जोरो, रोनार जोरो, भैया प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाइए। रिधिमा राय, अरे मैं बोल तेज रहा हूं, पढ़ा स्लो ही रहा हूं दोस्त। आकांक्षा शर्मा, नाम ले लिया। सर आप नूतन पढ़ते हो? नहीं मैं नूतन नहीं पढ़ता रागिनी जी, मुझे पता भी नहीं नूतन क्या है, कुछ नूतन की बात कर रहे हो। भैया मेरे नाम ले लो, कभी नहीं लेते मेरा नाम। संजना ले लिया आपका नाम, खुश रहो। आपको चोट कैसे लगी? रजनी बाला, कौन सी चोट की बात कर रहे हो बेटा आप? फिर सर आज चैप्टर क्या रहे पद से, प्लीज कहीं दो स्कूल में 54। ये तो गुजराती, राधिका बेन तो गुजराती में सवाल पूछ रही है, बहुत प्रॉब्लम આવે છે, બધું થઈ જશે ठीक बेटा, संतोष राखो। सर मैंने आज बैच ज्वाइन किया है। काव्या सिंह वेलकम टू बैच। आज के सेशन में थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा। मॉर्निंग भैया, ओके गुड मॉर्निंग बेटा। दोबारा बताओ, ठीक है दोबारा बता देता हूँ। रीडिंग मतलब क्या होता है? रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन की निकालनी है ना, हाँ नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग निकालिए, डिवाइड बाई जी करना है। आप HW करवा दो, ठीक है। एक डाउट है, सूडो फोर्स अपोजिट क्यों काम करता है? क्योंकि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लग जाता है ना। एक्चुअली में देखा तो ये रिलेटिव मोशन को हम प्रूव करने के लिए अप्लाई करते हैं कि ये क्यों हो रहा था, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमें फील क्या होता है, हम उसी फ्रेम में बैठे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होता है।
आपका पढ़ाया हुआ सब समझ आ रहा है, बहुत अच्छा रितिका जी। ब्रह्मास्त्र क्या है? जो ब्रह्मा जी के हाथ में होता है हथियार, उनको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं बेटा। तमे बहुत सरस पढ़ाओ छो आर्यन जोशी, थैंक यू बेटा। भैया मुझे भी डाउट है तो भेजो ना बेटा। वॉइस कम बहुत ज़्यादा है, महक रानी ऐसा ही होता है बेटा, आपके एयरफोन ख़राब होते हैं तब। और कुछ और कुछ और कुछ अब नहीं लग रहा है कुछ, मुझे कुछ खास नहीं। कुछ अच्छी बात बताओ ना, जिससे मुझे भी हाँ कुछ कॉमेडी करने का मौका मिले। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है एकता जी, थैंक यू बेटा। हाँ अभी नहीं, अभी मैं लास्ट में एक बार बोलूँगा, मुझे मेरी तारीफ करो भैया। 12 × 9 12 9 96 12 8 96 भाई। करण बोल रहा है सर 12 × 9 96 होता है। नहीं मुझे तो ये पता है 12 × 9 है वो 108 होता है। 12 9 108 12 दान 120। अरे वो मैंने गुजराती में याद रखे हुए ना, तो हिंदी में एकदम से प्रोनाउंस नहीं होते, बाहर ही नहीं निकलते। वो गुजराती वाली पार्ट है मेरा। 12 8 96 होता है। 12 × 9 12 × 8 96 होता है। ठीक है देख, बातें नहीं बनाता हूँ, काम पे बातें आओ, बातें करवा लो तुमसे बस। अरे आपकी राइटिंग और ठीक। अरे बहुत ज़्यादा चीट कर दी क्या आपने? इतना तो मैं नीचे गया ही नहीं हूँ। अरे पढ़ भी लो। हाँ अरे चेट, ये तो बहुत पुरानी चेट है। अरे भाई हाथ दुख गए अब तो, कैसे चेट? इससे ही पढ़ लेता हूँ। प्लीज कॉल। ठीक है लो आगे बढ़ते हैं। क्या बात थी यहाँ पर कि सर ये फोर्स नॉर्मल वाले की बात आई, तो सीधी कहानी है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सीधी कहानी के हिसाब से लिखा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल नॉर्मल रिएक्शन प्लस करके लिखा जाएगा FP इज इक्वल टू mg। अब नॉर्मल FP के बारे में हमें पता है, FP इज इक्वल टू ma, यह आ जाएगा mg। तो mg की n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस a। इसको जी इफेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, जी इफेक्टिव। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो जी इफेक्टिव क्या होगा? माइनस होगा, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी है वो प्लस होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां से अगर आंसर निकालना चाहोगे आप नॉर्मल रिएक्शन का, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू करके मास इसका कितना है, ऐसे मास जी इफेक्टिव मतलब जी माइनस ए। मास इसका दे रखा है हमें क्वेश्चन में कितना? 70। ठीक है, यह आ जाएगा 10 माइनस करके लिखा जाएगा 5, तो 5 तो ये 350 न्यूटन आ जाएगा ना। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन ये तो हुआ ना दोस्त, ये क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन हुआ। हमें निकालना है मास, तो मास क्या दिखाई देगा यहाँ पर? मास इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाई जी। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 350 डिवाइड बाय आ जाएगा 10, मिंडू मिंडी कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 35 kg। लो खत्म करो बात। परफेक्ट। mg फोर्स क्या है? mg फोर्स नीचे वाला फोर्स है mg। यही आया था तुम्हारा आंसर। अगर यही आया था तुम्हारा आंसर तो तुम सच हो, तुम सही हो। एक दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना जरूरी है, सी वाला पार्ट बताओ। अपवर्ड मतलब इस कहानी में लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, इस कहानी में अब जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से? सर वो भी 5 एक्सेलरेशन जा रही है। ए एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रही है। एंड ये है बंदा जो है कुछ कितना मासधारी है, वो 70 kg मास वाला बंदा है। तो इस वेइंग मशीन पे कितना मास इसका दिखा रहा होगा, लो बताना है। आप यहाँ पर चीटा बन के देख रहे हो सारी की सारी कहानी। सीधा बता दो अब, सीधा। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो दोस्त सीधा बताया था। अब ज्यादा एफबीडी ड्रॉ करने की बात ही नहीं है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, हाँ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नीचे की डायरेक्शन में ऐसा लिखा जाएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू लिखा जाएगा m एज इट इज। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो g प्लस a हो जाता था। मास इसका दे रखा है 70, g की वैल्यू 10 है। 10 और ये 5 15 हो जाएंगे। ठीक है सर, 10 और 5 15, 70 × 15 कितना हो जाएगा दोस्त? 7 5 15 7 105 मतलब ये 1050 ऐसा हो जाएगा, 1050 न्यूटन। ठीक है, और हमें तो निकालना है क्या? मास निकालना है ना दोस्त, हमें तो निकालना है इसका मास। तो मास
इज इक्वल टू करके आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय आ जाएगा जी। अरे वाह सर वाह। तो ये 1050 डिवाइड में आ जाएगा जी। जी की वैल्यू हो जाएगी 10। मिंडू मिंडी कैंसिल आउट। ये 105 kg 105 kg। हाँ हाँ। अरे वाह भाई साहब, पहली बार सारी जनता ने एक साथ सही आंसर दिया है। खुशियां मनाओ, गांव में अमृत बांटो। वाह जी वाह जी वाह। वाह भाई साहब, उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप सच आंसर कभी दे भी पाओगे, वो भी मेरे सेशन में। एक तो ये नीचे कैसे जाता है वो पता नहीं चलता है। हाँ अब आया अब आया। अरे वाह 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 भाई वाह, खुश कर दिया तुमने, खुश कर दिया। अरे अरे वाह यार वाह, बहुत बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब बताओ, अब बताओ, इसका आंसर बता दिया, इजी था। लो एक प्रैक्टिस बन जाएगी, प्रैक्टिस बन जाएगी। आदत मत छोड़ो, आदत मत छोड़ो। ये लिफ्ट, ठीक है सर, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लिफ्ट अपवर्ड, ठीक है। वापस सेम ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है यार। फिर भी कोशिश करो, फिर भी कोशिश करो। ये ऊपर जा रहा है कितने से? ये जा रहा है ऊपर 5 नहीं 10 दे रखा है इस बार, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ओके सर, तो ये गोली भैया इधर का इधर ही है, ठीक है सर। ये गोली भैया इधर का इधर ही है, ये मास है, ठीक है। ये 70 kg का आदमी है, तुम कहीं चीटा बन के यहाँ पर बैठे हुए हो। ठीक है। अब बताओ इसका आंसर, अब बताओ इसका आंसर है भैया अपराइज रैना। ओके ओके, मजा आया, मजा आया आप सबको, मजा आया। वाह 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 यार, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार, दिल गार्डन गार्डन आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया आप सबके आंसर सुन के। वाह यार, मुझे उम्मीद नहीं होती, और जब तुम आंसर दे देते हो ना तो बहुत खुशी होती है, एक तरह से सेटिस्फेक्शन होता है। सेटिस्फेक्शन होता है, क्या होता है दोस्त? सेटिस्फेक्शन होता है। क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ, 140 140 180 140 140 180, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, अरे यार तुम क्यों सही आंसर, यार एक ही बार में सही आंसर दे दिया इन्होंने, एक ही बार में। बहुत बढ़िया अभिषेक, वाह। सुनैया, कृष्णा, सुनच्छा, मानव, एंजल, इशिका, बहुत बढ़िया। दिशा जी ने भी सही आंसर दे दिया, मानसी जी ने भी सही आंसर। साक्षी जी 70 आंसर दे रहे हो, वैष्णवी जी 70 आंसर दे रही है, 70 kg। यार सही में यार तुम दोस्त अप्रिशिएट। मारूंगा, ये मारूंगा। 140 कैसे आया यहाँ पर, कैसे आया भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हुई है, यहां कहीं एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो काय की नॉन इनर्शियल फ्रेम और काय का सूडो फोर्स। फेक फोर्स कब कहा जाता है, कब कब सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है? जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो। क्या ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है? हाँ, क्या ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है? नहीं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम की बात ही नहीं है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम होती है तब सूडो फोर्स की कहानी होती है ना। यहां तो एक्सेलरेशन वाली फ्रेम की कोई बात ही नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन वाली फ्रेम की बात नहीं हो रही है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या है? नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बात खत्म। कोई सूडो फोर्स है ही नहीं यहां पर। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू 70, ठीक है, और g की वैल्यू 10, तो ये लिखा जाएगा 700 न्यूटन। और अगर आप मास निकालना चाहते हो तो मास इज इक्वल टू लिखा जाता है नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय जी। तो मास इसका नॉर्मल रिएक्शन 700 और ये जी लिखा जाएगा 10, करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 kg। है हाँ हाँ, मैंने पहले ही बताया ना दोस्त, मैंने पहले ही आपको ये चीज बताई कि कब ये एक्सेलरेटिंग वाली फ्रेम की बात आएगी तब जाके हमें ये सूडो फोर्स की कहानी वैलिड करवानी, अदरवाइज नहीं। खून से लिखा था, देख यहां पर खून से ये बात लिखी थी मैंने, कहीं पे तो थी ये बात, कहीं पे तो थी ये बात कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी तभी हमें सूडो फोर्स अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं।
जब नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कि एक्सेलरेशन कुछ होगा, जब एक्सेलरेशन कुछ होगा, जब एक्सेलरेशन कुछ होगा, इस वाले केस में मतलब लिया ही नहीं है मैंने, लेकिन ठीक है फिर भी याद रख लो, एक्सेलरेशन होगा तब ये बात लिखी जाएगी। यहां पर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है, तो सूडो फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लो मोए 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 मोए, जहां से सब कंफ्यूज होते हैं वहां से आपके मास्टर जी शुरू होते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखना कहानी क्या है, हमेशा याद रखना, एक HW वाली कहानी भी दे दूंगा बीच में, लेकिन एक कहानी याद रखना हमेशा क्या, कि जब कभी भी बातें आती है ऐसी उड़ती हुई, तब याद रखना कि अगर फ्रेम ऊपर जा रही है, अगर ये फ्रेम ऊपर जा रही है, याद रखना अगर ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अगर ये एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, और अगर यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तब नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखी जाएगी इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए क्या नॉर्मल रिएक्शन लिखी जाएगी, उसकी कहानी बता रहा हूं, उसकी कहानी बता रहा हूं। तीनों केस एक बार अच्छे से समझ ले दोस्त, तीनों केस समझ ले। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू लिखा जाएगा ऐसे, देख जी इफेक्टिव लिखने का तरीका, जी इफेक्टिव लिखने का तरीका, एक्सेलरेशन देख ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए हो जाएगा, मास बढ़ेगा इसका, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लिखा जाएगा जी इफेक्टिव, मास इंटू जी इफेक्टिव। नॉर्मल रिएक्शन हर केस में यही होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है हर केस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हर केस में लिखा जाएगा मास इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है। और हमें अगर मास निकालना है तो क्या लिख लेंगे, मास निकालने के लिए हम सीधा कर लेंगे नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय आ जाएगा यहां पर जी, ठीक है। याद रखना ये दोनों कहानी। अब मैंने क्या बताया यहां पर कि एक सोल्यूशन से नीचे आ रहा है तो जी इफेक्टिव इस केस में कितना लिखा जाएगा सर, इस केस में लिखा जाएगा ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जी माइनस ए लिखा जाता है, ओके सर। और यहां पर जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जब कोई बात ही नहीं है तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी। तो यहां पर वेट जो एक्चुअल में है, जो वेइंग मशीन में क्या दिखाएगा वो बता रहा हूं, यहां पर वेइंग मशीन में जो मास है, वेइंग मशीन में जो दिखाएगा वो ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू एक्चुअल, यहां पर वेइंग मशीन में कम दिखाएगा एज कंपेयर टू एक्चुअल, एज कंपेयर टू एक्चुअल, एज कंपेयर टू एक्चुअल। और यहां पर वेइंग मशीन में देखना जो एक्चुअल में होगा वही का वही दिखाएगा, जो एक्चुअल में होगा वही का वही मास दिखाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, अब दिमाग में बैठ रही है कि नहीं है, अब दिमाग में बैठ रही है कि नहीं है भाई बताओ। नॉर्मल वाला पार्ट है वो डाउट सेशन में कवर करवा दूंगा, ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन है वो, अभी इसका फ्लो बना है तो मैं नहीं तोड़ना चाहता हूं, और वो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा इससे, इसलिए अभी इसी फ्लो के साथ मैं आगे बढ़ने दे रहा हूं। मेरा सही था, ठीक है, सही बात है शायद, ऐश्वर्या जायसवाल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि अगर फ्री फॉल हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो नीचे गिरने लगेगा, अगर पूरा का पूरा सिस्टम है, व्हाट वुड बी द लिफ्ट इफ मैकेनिज्म इज फेल्ड एंड इट हर्टेड टू डाउन फ्रीली, मतलब कि ये जो फ्रेम है ना वो नीचे गिरने लग जाएगी, जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेगी, मतलब जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर जाएगी, तब क्या होगा, तो ये नीचे ही आ रही ना एक तरीके से, जी इफेक्टिव क्या लिखा जाएगा इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए जी इफेक्टिव क्या लिखा जाएगा। अच्छा तरीका ये था, अगर ये नीचे जा रही है डाउनवर्ड वाला केस है तो जी डाउनवर्ड वाला केस है तो जी माइनस करके ए एक्सेलरेशन लिखते थे, तो यहां पर जी माइनस जी हो जाएगा, और ऐसे सर जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे तो ऐसे मास इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव यानी कि हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो, तो कोई मास पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय जी, अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है तो मास भी जीरो, मतलब कि अगर लिफ्ट नीचे ही गिरने लगेगी, खत्म, सिस्टम टूट गया, रस्सी टूट गई, गोली भाई का क्या होगा, मौत ही होगी, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, तो देख ले, जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, तो बोलो गोलू बाबा का यहां सत्यानाश हो जाएगा, राम नाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी इफेक्टिव जैसे ही देखा तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी है, जी एक्सेलरेशन जो नीचे जा रहा है, हाँ सर, तो जी माइनस जी जीरो हो जाएगा। अरे भाई वेट ही मेजर नहीं हो पाएगा इस मशीन के लिए, आप वेट यहां पर मेजर ही नहीं कर पाओगे, अगड़म बगड़म सुहा हो जाएगा। हाँ जी, अगड़म बगड़म, हाँ याशिका जी सही सही बात, सही पकड़े हो आप,
सही पकड़े हो आप, सही पकड़े हो। इसको मैं लिख के भी लाया हूं, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं लिखी है, जो आपकी एनसीईआरटी में वही बात मैं लिख के लाया हूं। तो याद रखना एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट बहुत प्यारा था। एनसीईआरटी का 13 नंबर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, लेकिन प्यारा क्वेश्चन था इसलिए बताया है। एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश करोगे क्या? गोलू भैया विल, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे अरे ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया, फूट जाएगा गोलू भैया का पेट बोल रहे हो। हाँ, आरआईपी गोलू भाई। अब देखो, चलो ये क्वेश्चन में उस पर प्रैक्टिस सेशन में लास्ट में करवाऊंगा। अपन शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन की बात बताता हूं, ठीक है। विल लेटर कवर दिस दैट क्वेश्चन। अब यहां पर फ्रिक्शन से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करूं एक नए हीरो की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, एक नए हीरो की शुरुआत करने जा रहा हूं, और वो हीरो है फ्रिक्शन। क्या है ये फ्रिक्शन? तो ऐसा याद रख कि दो बॉडी को साथ में रखने के लिए एक प्यार का पुजारी है फ्रिक्शन। जैसे कि मान लिया जाए कि मैं और ये एसी का रिमोट, ठीक है, ये हम दोनों साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरे हाथ में जो एसी का रिमोट है वो, और ये हम दोनों साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं तो अपने हाथ को ऐसे मूव करवा रहा हूं, तो एसी का रिमोट क्यों मेरे हाथ से छूट नहीं रहा है? मैं जोर किस पे लगा रहा हूं? इस एसी के रिमोट पे लगा रहा हूं ना, ऐसे समझ ले। एसी का रिमोट और ये माउस, इन दोनों के बीच में प्यार है। मैं देख अपने हाथ को जोर लगा रहा हूं। अरे रुक जा, तू कहां भाग रहा है? अभी तो कंसेप्ट समझाना है। यार इससे तो कुछ अलग हो रहा है। देखना, मोबाइल ले लूं क्या? अरे एक अच्छा आइडिया है। लेक जो तुमसे मतलब मिलता जुलता एक दोस्त मेरे पास आ गया, ढक्कन, ठीक है। तो ये ढक्कन और ये एसी का रिमोट, ठीक है। अरे इन दोनों के बीच में तो प्यार है ही नहीं, लगता है गुम गया है तो। अरे रुक जा, हाँ। तो ये एसी का रिमोट और ये है अपने पास ढक्कन। अगर मैं मूव कर रहा हूं एसी के रिमोट को, तो ये ढक्कन भी तो साथ साथ मूव कर रहा है। अरे हाँ, तो भाई ऐसा कौन सा फोर्स होगा जो इन दोनों को साथ साथ चला रहा है, इस ढक्कन को गिरने नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं फोर्स तो हाथ को लगा रहा था, और हाथ सीधा फोर्स लगा रहा था इस रिमोट को। तो ये ढक्कन है, वो क्यों इसके साथ साथ भाग रहा है? ढक्कन ऐसा कौन सा फोर्स है कि जो इन दो प्रेमियों को साथ साथ लेके जा रहा है? कौन सा? अरे बता, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन दोनों प्रेमियों को अलग नहीं रहने दे रहा है? दोनों को हम साथ साथ चलाएंगे। वो प्रेमी मतलब कि वो खुद बहुत प्यासा है, मतलब कि जिसको अपना प्यार नहीं मिला है, वो हमेशा ऐसा चाहता है कि दो प्रेमी हमेशा साथ साथ रहे। तो ये फ्रिक्शन एक तरह से वो आशिक है कि जिसको अपना प्यार नहीं मिला है, लेकिन जो दो बंदों के बीच के प्यार को हमेशा सपोर्ट करता है, दोनों को साथ में लेके चलने की शुरुआत मतलब कोशिश करता है। मैग्नेटिक, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का ही फोर्स कहते हैं फ्रिक्शन को, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स यहां तो हमारा चलना, हमारा बोल पाना, हमारा आगे बढ़ना, हमारा कार चलाना, साइकिल चलाना। और आपको याद हो तो पहले के जमाने में हमने जो आग जलाई थी वो भी फ्रिक्शन की मदद से चलाई थी। तो एक तरह से बेटा याद रखना कि फ्रिक्शन को विलन की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन इज द सुपर डुपर हीरो। ये प्यार का पुजारी है बेटा। ये एक तरह से वो जख्मी आशिक है कि जिसको खुद का प्यार नहीं मिला, लेकिन हर दो प्रेमियों के बीच में ये प्यार का सबक सिखा के जाता है, दोनों को साथ साथ रहने की पूरी कोशिश करवा के जाता है। तो फ्रिक्शन आज से बोलना मत कि ये दुश्मन है। फ्रिक्शन एक तरह से हीरो है जो हमेशा दो ऑब्जेक्ट को, दो प्रेमियों को साथ में रखने की कोशिश करेगा। तो समझते हैं इस फ्रिक्शन के बारे में कि क्या है फ्रिक्शन। तो बेसिक सी डेफिनेशन याद रखना कि फ्रिक्शन बस ये चाहता है कि दो बॉडी हमेशा साथ में रहे, ठीक है। दो बॉडी हमेशा साथ में रहे, यह फ्रिक्शन चाहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। समझना, हाँ समझना। मैं बताता हूं फ्रिक्शन की डेफिनेशन बाद में पढ़ते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यह मैंने समझाया हुआ पार्ट आपको याद हो तो कि जब हम किसी डब्बे को खींचते हैं तब एक बड़ा बाप क्या होता है? बाप ही होता है। एक बार क्या हो रहा है, मैं पहली क्लास में मतलब
पिछली क्लास की बात कर रहा हूँ, पिछली क्लास मतलब कि पिछले इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां पर बोला कि देखो बेटा, देखो बेटा, यहां पर दो बेटे, मतलब कि सरफेस से हम जैसे ही इसको खींचते हैं ना किसी डब्बे को, दो फोर्सेस आते हैं, एक सरफेस से पैरेलल जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, और एक सरफेस से परपेंडिकुलर जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, और पैरेलल होता है कौन, फ्रिक्शन फोर्स। अब इस दो बेटों का एक बाप, इसका मीनिंग क्या हुआ यार मतलब मैंने गलती से ये बात बोली थी लेकिन याद आ गई तो बोल दिया। दो बेटों का एक बाप जिसको कॉन्टेक्ट फोर्स नाम दिया जाएगा, एंड दैट बाप इज इक्वल टू लिखा जाता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जिसको कॉन्टेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन खैर हम जो बात पढ़ने वाले हैं वो किसकी बात पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन फोर्स की बात पढ़ने वाले हैं। तो आज जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन फोर्स। दो बेटों का एक बाप, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का दोनों के पापा, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। इन दोनों के मतलब पापा के दो बेटे, फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स अलोंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। ओके जी, ओके जी, लो आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन को दो तरीके से टाइप्स, मतलब दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या है ये नॉर्मली बताने का तरीका, लेकिन रिमेंबर दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम वन रवि। ओके, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, वो खराब हो जाता है सेशन, ठीक है। ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं कि यू आर यूजिंग वेरी डिफिकल्ट टर्म्स इन इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इंग्लिश एंड आई विल प्रोनाउंसिंग ओनली इन प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज और समटाइम्स इन गुजराती लैंग्वेज ऑल्सो। ओके, तो मैं बता रहा था दोस्त, पानी तो पी लो फिर बताऊंगा तो हम फ्रिक्शन को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब ये बात तो श्योर है, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि अगर मैं इस बक्से को धक्का देने की कोशिश करूंगा तो कोई ऐसा फोर्स आएगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं जाने देगा, 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 ठीक है। ये हमने फोर्स अप्लाई किया और यहां पर किसी फोर्स ने रोकने की कोशिश की, ठीक है। सेम थिंग यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन में भी सेम है, हमने धक्का देने की कोशिश की, ठीक है सर, धक्का देने की कोशिश की। अब शुरुआत में समझना, मैंने इसको धक्का दिया, मैंने इसको धक्का दिया, मान ले कि 0 न्यूटन से, 0 न्यूटन क्या होता है, 2 न्यूटन से, 2 न्यूटन से। तो सामने इसने भी मुझे पलटवार दिया 2 न्यूटन से, मैंने इसको धक्का दिया 8 न्यूटन से, इसने भी सामने पलटवार किया 8 न्यूटन से। मैंने और दम लगाया, और दम लगाया, और दम लगाया, अरे दो बंदों को साथ में लेके आ गया, मैंने दम लगाया और मान लिया कि 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, ठीक है। इसने भी सामने फ्रिक्शन फोर्स दिया, ये हिला नहीं अब तक ये हिला ही नहीं है, नो हीलिंग, देख ये हिला ही नहीं है। मैंने इसको धक्का देने की कोशिश की, मैंने इसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन अब तक ये बक्सा हिल नहीं रहा है। 2 न्यूटन अप्लाई किया, सामने फ्रिक्शन ने भी 2 न्यूटन, 8 न्यूटन अप्लाई किया, सामने 8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, सामने उसने भी 9.8 न्यूटन अप्लाई कर दिया। अब तक ये हिला नहीं, लिख रहे हैं यहां पर हिला नहीं, ठीक है। मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, ये एक्सटर्नल वाले की बात है, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूं एक्सटर्नल, नीचे लिख रहा हूं फ्रिक्शन। मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, अभी भी ये 10 न्यूटन ये हिला नहीं, अभी भी नो हीलिंग, ये हिला ही नहीं, यहां से ये यहां से हिला ही नहीं भाई साहब। अब मैंने जस्ट थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, नो हीलिंग, ठीक है, नो हीलिंग, नो हीलिंग, नो हीलिंग, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए कि 10.2 न्यूटन। खुशियां मनाओ, ये हिलने लगा है, मतलब कि ये आगे की डायरेक्शन में मूव होने लगा है, इट्स मूविंग, इट्स मूविंग, ये मोशन में आ गया है। क्या आ गया है, मोशन में आ गया है, ठीक है सर, ये मोशन में आ गया। तब उस टाइम पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स तो लगा होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगा होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स चाहता है कि ये बक्सा और ये प्लेटफॉर्म दोनों साथ साथ रहे, ये बक्सा और ये प्लेटफॉर्म दोनों साथ साथ रहे। लेकिन तुम कमबख्त इन दोनों के बीच में आ रहे हो और कब से फोर्स अप्लाई कर जा रहे हो, कब से फोर्स अप्लाई कर जा रहे हो, कब से फोर्स अप्लाई कर जा रहे हो। पहले तुमने 2 न्यूटन अप्लाई किया, फ्रिक्शन एक तरह से प्रेम का पुजारी, उन्होंने दोनों को, तुम्हें 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते उनको रोकने की कोशिश की। तुमने 8, फिर 9.8, फिर 10 न्यूटन, फ्रिक्शन ने मरते दम तक
उनका साथ ना छोड़ने का वादा किया था, इसलिए 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, लेकिन तुम कमबख्त फिर भी नहीं माने, तुमने 10.2 न्यूटन लगा दिया। अब फ्रिक्शन ने बोला कि लग रहा है कि अब मेरी औकात यहां पर आ चुकी है, अब इससे ज्यादा मैं फोर्स नहीं लगा सकता हूं। तो फ्रिक्शन ने एक मैक्सिमम वाला अमाउंट हो सकता है कि 10 न्यूटन हो, वो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फिर भी मरते दम तक। ये देख दोनों मूव हो रहे, दोनों सेपरेट तो हो रहे, प्लेटफॉर्म और ये बक्सा दोनों सेपरेट तो हो रहे, लेकिन फ्रिक्शन फिर भी चाह रहा है कि मैं जितने कम तेजी से इसको सेपरेट होने दो उतनी कम तेजी से करूंगा। हाँ, अजीब बात कर रहे हो, पापा साइड में बैठे। दिव्या चौधरी जी माफ करना, दिव्या चौधरी जी बोल रही है कि पापा साइड में बैठे, मैं कंसेप्ट ही पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो बस ये बताना चाहता हूं दोस्त कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन यहां पर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, नो रिलेटिव मोशन, तब नो रिलेटिव मोशन, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब इस प्लेटफॉर्म और बक्से के बीच में जब रिलेटिव मोशन होने लगता है, क्या रिलेटिव मोशन होने लगता है, तब हम बोलते हैं कि हाँ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इज Fk और दिस वन इज Fs। आपको एक चीज समझ में आई होगी कि F स्टैटिक फ्रिक्शन वाला है ना, वो एक तरह से एडजस्टिंग है। आपने 2 न्यूटन अप्लाई किया, 2 न्यूटन, 8, 9.8, 9.8, 10, 10, लेकिन 10 से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 10 से थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ, तो हमें पता चला है कि ये अब मूव करने लगा है। हाँ जी, हाँ। अब देख, अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आया कि जहां पर ये जस्ट वाली कंडीशन में आया, ये 10 न्यूटन है ना, जस्ट वाली कंडीशन कि 10 न्यूटन अप्लाई किया, अब तक ये रेस्ट पे है, लेकिन जैसे 10 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा लगा दिया, ये मूव करने लगा, नो हिलने वाली कंडीशन में से मूव वाली कंडीशन में आ गया। तो बताया यह जाएगा कि फ्रिक्शन का एक और टाइप जो स्टैटिक फ्रिक्शन में डाल सकते हैं अपन, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कि जहां पर जस्ट हमने फोर्स अप्लाई किया और अब ये मूव करने लगा है, जस्ट स्लीपिंग वाली कंडीशन, जैसे कि 10 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, कि 10 न्यूटन हमने अप्लाई किया, F एक्सटर्नल 10 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है सर। तो इसने लास्ट फोर्स, इसकी मैक्सिमम औकात कहां तक की थी, मैक्सिमम औकात 10 न्यूटन थी अप्रोक्सीमेटली, हमारे केस में हम जो ले रहे हैं, तो उस फ्रिक्शन को इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो F लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट इट्स अ मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन बी प्रोवाइडेड, कि जहां पर जस्ट वाली कंडीशन आ रही हो, क्या जस्ट स्लीपिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, किसके बाद हम थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ये मोशन में आ जाएगा। अब तक ये रेस्ट पे था, अब थोड़ा सा भी ज्यादा लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो इस चीज को? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? तो हमने क्लासीफाई किया है क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। परफेक्ट। अब डिटेल में बात बताता हूं क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि पहले हमने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो 2 न्यूटन हुआ, पहले 2 न्यूटन अप्लाई किया तो 2 न्यूटन हुआ था, फिर 3 न्यूटन अप्लाई किया 3, 4 किया 4, 5 किया 5। तो एक तरह से सेल्फ एडजस्टिंग वाली कहानी है यहां पर सेल्फ एडजस्टिंग वाली कहानी है। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग वाली कहानी है। टन 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 टन। ठीक है, क्या था कहानी में बता रहा हूं। देख, हमने जैसे ही पहले अप्लाई कितना किया था, पहले F एक्सटर्नल और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो कि है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले मैंने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो सामने उसने भी 2 न्यूटन अप्लाई किया, फिर मैंने 4 न्यूटन अप्लाई किया, इसने भी सामने 4 न्यूटन अप्लाई किया, मैंने 8 न्यूटन अप्लाई किया, इसने भी सामने 8 न्यूटन अप्लाई किया, मैंने 9.8 अप्लाई किया, इसने भी सामने 9.8 अप्लाई किया, और ये 10 न्यूटन मैंने जैसे ही अप्लाई किया इसने भी सामने 10 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सारी केस में अभी तक सेटिस्फाई हो रहा था, यहां से लेके यहां तक क्या था कि नो रिलेटिव मोशन, ठीक है सर। तो हम बता सकते थे कि यहां पर जो भी फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप का है, लेकिन ये जो जस्ट वाली कंडीशन आ गई ना यहां से यहां तक की, कि जहां पर जस्ट मोशन होने लगा है, क्या हुआ है? जस्ट स्लीपिंग वाली कंडीशन आ गई, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की यादी में जोड़ते हैं कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है सर। ये सेल्फ एग्जिस्टिंग, देख पहले 2 तो 2, 3 तो 3, मतलब कि छोटे से काम हो चल रहा है तब बड़ा क्यों लगाना, जब छोटे से काम हो रहा है तो बड़ा क्यों लगाना है। हमारी लाइफ में फ्रिक्शन क्यों नहीं होता है, तो हमें पढ़ाई से अलग ना करें।
अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैष्णवीश सिंह ने कि हमारी लाइफ में फ्रिक्शन क्यों नहीं है कि जो हमें पढ़ाई से अलग ना करे, लेकिन तुम खुद यहाँ पर, ठीक है मैं इसका आंसर समय के साथ दूंगा, अभी नहीं देना है भैया। वाइट कलर यूज कर लिया, ठीक है वाइट कलर बीच बीच में यूज कर ली ना, बढ़िया सर। फिर बताया कि ये क्या काम करता है, कुछ बुरा आंसर नहीं है, वो मत सोचना, गंदा मत सोचना तुम, ठीक है, कि वो क्या काम करता है, टेंड्स टू कीप रिलेटिव मोशन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट फॉर हमें, मतलब ऐसा तुम इसको दुश्मन की तरह याद रखना चाहते हो तो ऐसा याद रखें कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। दूसरा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, लो बताओ एक बार, कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो ये क्या चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, देख कि ये ग्रीन वाला बक्सा और ये नीचे का प्लेटफॉर्म दोनों साथ साथ रहे, दोनों साथ साथ रहे, तो बक्सा क्या कह रहा होगा, बक्सा ये जो बॉक्स है वो क्या कह रहा होगा नीचे वाले प्लेटफॉर्म को कि तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ चल। ये अभी रिलेटिव मोशन में नहीं है, ठीक है, यहां पर नो रिलेटिव मोशन, तब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी, नो रिलेटिव मोशन, हमने सिर्फ फोर्स लगाया है। तो क्या बोलेगा बक्सा बोलेगा इस प्लेटफॉर्म को कि तू भी मेरे साथ चल, ठीक है, लेकिन बक्से को प्लेटफॉर्म क्या बोलेगा, अरे तू भी रुक जा, अरे तू भी रुक जा। तो बक्से के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में, जब प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा, याद रखना। हाँ, ये फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, लेकिन हम प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, हम सिर्फ ऊपर की लिखते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, अभी ही बेच लिया है, कवर कैसे करूं, अलंकृति नोतियाल, ठीक है बेटा, कोशिश करना कि पहले जो मैराथन अटेंड किए उससे कनेक्ट करने की, उसके बाद धीरे धीरे से प्रीवियस जाके हमारे नोट सेक्शन में जाके नोट वहां से देखते जाओ, वहां से नोट्स पढ़ते जाओ, ठीक है, परफेक्ट, ओके। अब यहां पर दूसरे केस के लिए अभी भी ए एंड बी मूविंग टुगेदर, ठीक है, ये बताओ इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर ये प्लेटफॉर्म समझो, ये प्लेटफॉर्म समझो, ये सरफेस, नीचे वाली तो स्मूथ है, नीचे वाली तो स्मूथ है, तो यहां पर नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस के लिए नो फ्रिक्शन। अब तक हमने सारी सरफेस देखी थी वो सब स्मूथ थी, फ्रिक्शनलेस थी। अब एक के ऊपर राइट वर्ड लगेगा, लेफ्ट वर्ड लगेगा, बापू पर चोट लगी है, बाजू पर चोट लगी है, यही तो है निशान जो मैंने अपने हाथों से लगाए हैं तुम्हें, जब क्वेश्चन सिखाता हूं तब मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूं तब। भैया आप नोट्स डालते ही नहीं, अरे क्या नोट्स डालते ही नहीं हो भाई, ऐप पे देखा करो। ए को किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स फील होगा, ए को किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स फील होगा, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अर्थ से फ्रिक्शन हट जाए तो क्या होगा, तो ना हम चल पाएंगे, ना हम खा पाएंगे, ना हम, बहुत सी चीजें, शायद हमारा दुनिया में आना वो भी हो सकता था कि ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो। लेफ्ट फॉर राइट, लेफ्ट फॉर राइट वर्ड, हाँ, हम दुनिया में अगर दुनिया में से फ्रिक्शन हट जाए तो क्या होगा बेटा, तो दुनिया में हम होते ही नहीं तो दुनिया में हम होते ही नहीं। राइट 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 राइट, सो राइट वाले आंसर है राइट, लेफ्ट वाले आंसर वाले देख, अरे सोचो ना, तुम सोचो, तुम क्यों डायरेक्शन को अपोजिट समझते हो, अपोजिट नहीं सोचना है, ऐसा समझो कि हमें इन दोनों बॉडी को साथ साथ रखना है, हमें इन ए और बी को साथ साथ रखना है। क्या ये पूरा मोशन ये देख, ढक्कन वाली कहानी तो होगी, ये रिमोट के ऊपर है ये ढक्कन, यही तो कहानी है, देख रिमोट के ऊपर है ढक्कन, मुझे ए और बी ब्लॉक नहीं मिले तो मैंने रिमोट लिया एसी का और दूसरा तुम्हारा एग्जांपल लिया, मतलब ढक्कन का एग्जांपल लिया, तो रिमोट और एसी का ढक्कन, तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली कहानी नहीं होगी, हाँ जी, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाली कहानी होगी। इसका मतलब कि देख बी आगे जा रहा है, बी जीवन में आगे जा रहा है, तो ए वाले को क्या बोलेगा, भाई तू भी मेरे साथ चल, मैं भी चाहता हूं कि तू जीवन में मेरे साथ साथ रहे, तो ए वाले के ऊपर ये राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, हाँ जी, और ए वाला सोच रहा होगा कि भाई फोर्स मेरे पे तो कोई बाहर से नहीं लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो तो तेरे पे लग रहा है, तो तू रुक जाना। देख सोच है क्या, ये बी को तुम अपने हिसाब से रिलेट करो, तुम ए हो और वो बी है, कोई उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कोई उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें क्या बोल रहा है, तू भी मेरे साथ चल, इसलिए आपको भी वो आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भाई वो फोर्स तो तुम्हारे ऊपर लगा रहा है, क्यों जा रहे हो तुम, मुझे छोड़ के ना जा, तुसी मुझे छोड़ के ना जाओ, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स। क्या आपको ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन समझ में है उदय भाई?
बोल रहा है डरा दिया। अरे स्मूथ ये नीचे वाला ही है, ये स्मूथ बस नीचे वाला है, ऊपर वाला स्मूथ नहीं है। ये डायरेक्शन समझ में आई तो एक बार स्वाहा लिख दे दोस्त। ये डायरेक्शन समझ में आया तो स्वाहा लिख दे फटाफट 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 फटाफट। ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है भाई, फ्रिक्शन को मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये प्यार, ये पहले से एक तो अधूरा आशिक है, मैं नहीं चाहता हूँ इसको अधूरा पढ़ाना। आप क्यों लेट करवा रहे हो? फटाफट फटाफट स्वाहा लिखो, स्वाहा लिखो। रोना आ रहा है मुझे यार, ऐसा मत किया करो। गंदा टॉपिक चल रहा है बेटा, नाम मत बुलवाओ अपना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। कोई बोलेगा नहीं कि मेरा नाम ले लो, गंदा टॉपिक चल रहा है बेटा, रोस्ट हो जाओगे, मत नाम ले लो अपना। हाँ ठीक है, डायरेक्शन समझ में आई दोस्त, डायरेक्शन आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया बात है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बारी है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बारी है। क्या है ये काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन कि जब इन दोनों के बीच में फोर्स कुछ आ जाए, जब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स आ जाए, मतलब कि सर जी, एक मिनट ना सर जी, हाँ अरे कुछ देख रहा था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं आया ना? नहीं है इंपॉर्टेंट। अपोजिट डायरेक्शन क्यों नहीं? अरे बताया तो सही, दोनों साथ में चलना चाहते हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो बी वाला अकेला चलेगा ना। बी वाला बोल रहा है कि भाई ए वाला तू भी मेरे साथ साथ चल, तो कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो ए को चला रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ जी ठीक है। और ये ए वाला इसको रोकने की थोड़ी कोशिश करेगा। नीचे वाले पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। अब देख काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है कि अब तुमने है ना एक तगड़ा वाला फोर्स लगा लिया, अब तुमने जो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है वो तगड़ा वाला लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होने लगा है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना, रिलेटिव मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये मोशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये मोशन हो रहा है। जहां पर रिलेटिव मोशन है वहां पर इस काइनेटिक फ्रिक्शन की बात आएगी कि अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मान लिया जाए कि तुमने लगा लिया सीधा 100 न्यूटन। अब फ्रिक्शन की औकात सिर्फ 10 तक की थी, तुमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया बेटा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया। फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक साथ दे पा रहा था कि अगर 10 न्यूटन है तब तक मैं इस बक्से को और प्लेटफॉर्म को अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम, पहले ही मैंने बता दिया, तुम कैसे हो, बहुत वैसे दुश्मन टाइप के। आपने क्या कर दिया? 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आगे की डायरेक्शन में, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब इन दोनों का जुदा होना जरूरी है, अब इन दोनों का जुदा होना जरूरी है। अभी ना जाओ छोड़कर, सुनते ही पीके भैया, ओगी भैया, दिगराज सर की याद आ गई। मुझे भी आने लगी है, मैं क्या करूं, मुझे भी याद आती है मेरे टीचर की। हाँ मुझे भी याद, बात बात पे आप बोलते हो हमें नहीं याद आती है, हमें भी याद आती है। भैया योर हैंड इज लुकिंग टू हैवी, लेट मी टेक इट। गोलू, अपनी क्लास में गोलू भी है। 1111041162। हाँ बाहुबली बन के आपने 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब हुआ ये दोस्त कि अब फ्रिक्शन की औकात यहां तक आ गई। फ्रिक्शन हमारे केस में जो हमने फ्रिक्शन लिया ना, वो फ्रिक्शन कहां से मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है? वो मैक्सिमम 10 न्यूटन तक फोर्स लगा सकता है। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है सर, तो अब होगा ये कि तुम इसको अब 100 लगाओ या फिर 20 लगाओ, 30 लगाओ, एक बार तुमने इस फ्रिक्शन मैक्सिमम से एक्सटर्नल वैल्यू लगा ली ज्यादा, एक बार तुमने इस मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है उससे ज्यादा वैल्यू, इससे ज्यादा वैल्यू वाला फोर्स अप्लाई कर दिया, जो भी फोर्स है उससे ज्यादा वाला फोर्स तुमने अप्लाई कर दिया एक बार, अगर इस लिमिटिंग वाले से या मैक्सिमम वाले फ्रिक्शन से एक बार तुमने वैल्यू मतलब ज्यादा वैल्यू वाला फोर्स लगा लिया तब रिलेटिव मोशन हो जाएगा। और तब रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तब रिलेटिव मोशन हो जाएगा। और अगर रिलेटिव मोशन होने लगेगा दोस्त, तो सीधा बता देना कि उसके बाद जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। रिलेटिव मोशन हो जाएगा, उसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड रहती है। वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? वो अपोजिट डायरेक्शन, जो रिलेटिव मोशन होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस बक्से के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में, प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे की डायरेक्शन में लगेगी। समझ पा रहे हो क्या आप? हाँ अंजलि जी बोलो 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 बड़ो बोलो, अरे बोलो 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 बोलो
बोलो, ठीक है। तो सीधा बात यहां पर लिखना कि इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस लिविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, लिविंग रिलेटिव मोशन। अब इसकी वैल्यू है ना फिक्स्ड होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू याद रखना कि फिक्स्ड होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है। वो फिक्स्ड किस चीज पे डिपेंड करती है देखना, वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन के, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, कि इस बक्से के ऊपर कितना फोर्स लगाया, इस बक्से के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैं इसके मैग्नीट्यूड की अभी चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे एक बार बताओ कि अगर ये दोनों मोशन में है, अगर ये सब मोशन में है, यहां पर मोशन हो रहा है, ये कुछ किसी v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, ये अब किसी v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, ठीक है। तो बताओ अब इनके ऊपर, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर एक जगह पे, हर एक कॉन्टेक्ट सरफेस पे कैसे कैसे टाइप का फोर्स लगेगा, कैसे कैसे टाइप का फोर्स लगेगा। ये एक सरफेस हो गई और एक दूसरी सरफेस हो गई, कैसे कैसे फोर्स लगेगा, मतलब 2 बार फ्रिक्शन फोर्स की बात आएगी, 2 बार फ्रिक्शन फोर्स की बात आएगी। देख बी जीवन में आगे जा रहा है, बी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ए को और इस प्लेटफॉर्म को क्या बोलेगा कि भाई तुम भी मेरे साथ साथ चलो, तुम भी मेरे साथ साथ चलो। ये कौन बोल रहा होगा? बी बोल रहा होगा। जी बढ़िया सर, ये ए और बी के बीच का फोर्स है, ठीक है, ये बी और प्लेटफॉर्म के बीच का फोर्स है। हाँ जी बढ़िया। अब भाई बी वाला क्या बोल रहा होगा कि तुम भी मेरे साथ साथ चलो, लेकिन ए वाला बोल रहा होगा तुसी ना जाओ, अभी ना जाओ, तुसी छोड़ के ना जाओ। तो पीछे की डायरेक्शन में ये लगा रहा होगा कुछ ऐसा फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में ये लगा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स एफ के, काइनेटिक वाला ए बी। हाँ जी बढ़िया। ये भी ऐसे पीछे की डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म लगा रहा होगा, इसको पीछे की डायरेक्शन में ऐसे एफ के, किसके बीच का है ये? बी और पी के बीच का है काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे हाँ, समझ पा रहे हो क्या डायरेक्शन फ्रिक्शन की? टू टाइप ऑफ फोर्सेस, हाँ नहीं स्टैटिक नहीं, ये भी रिलेटिव मोशन आप समझ सकते हो। फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझो, अभी तो रिलेटिव मोशन है कि नहीं वो अभी नहीं पता चलेगा। हाँ डायरेक्शन बस आप तो समझो, आप तो यहां पर डायरेक्शन समझो। परफेक्ट यहां तक की कहानी? क्या यहां तक की कहानी क्लियर कट है दोस्त? क्या यहां तक की कहानी क्लियर कट है? अजी हा कि ना बोल? जी बोल बोल बोल, दुनिया है गोल। जी बोल बोल बोल, दुनिया है गोल। बोल बोल बोल, दुनिया है गोल, दुनिया है गोल। जी बोल बोल बोल, दुनिया है गोल। बढ़िया। स्टैटिक समझ में नहीं आया? स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग है। क्या है स्टैटिक? है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग है। फुल क्लियर, फुल क्लियर, फुल क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बार थोड़ा सा समझो कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक का तो तुमने जितना अप्लाई किया उस हिसाब से डिसाइड होता है, काइनेटिक का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो उन्होंने बताया, एक सवाल पूछता हूं, देखना, एक सवाल पूछता हूं। इस दो केस में से किसको मूव करवाना ज्यादा किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा? देखना, ये हो गया, एक ये हो गया, ये एफ एक्सटर्नल, दूसरा एफ एक्सटर्नल पहला, ठीक है। यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन, मतलब मैंने इसको हाथ से ऐसे दबा दिया है, ठीक है। इन दोनों में से किसको मूव करवाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? पहले वाले में ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा या दूसरे वाले में ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा? पहले वाले में ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा या दूसरे वाले में ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा? बताओ, जस्ट मुझे बताओ, पहले वाले में ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा या दूसरे वाले में ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा? हाँ, यहां पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, तो आप बताओ इस दूसरे केस में इस डब्बे को हिलाना आसान है या पहले केस में? दोबारा, हाँ, दूसरे वाले में ज्यादा हमें ताकत लगानी होगी, दूसरे वाले में ज्यादा ताकत लगानी होगी। क्यों? दूसरे वाले में देखो हमने ऊपर से भार दे दिया, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन बड़ी होगी, नॉर्मल रिएक्शन बड़ी हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन बड़ा होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का कोई ना कोई रिश्ता है। अरे क्यों नहीं रिश्ता है? खून का रिश्ता है, खून का। सर हमने बोला था कि सर एक बाप के दो बेटे हैं, तो खून का रिश्ता है, तो दूसरे वाले में हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, that kinetic friction force is depend on normal reaction, is depend on normal force। ये
कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा नॉर्मली, इस चीज पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहूं तो एफ के इज इक्वल टू लिखा जाता है म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। ये एफ के लिखने का तरीका है, ये एफ के लिखने का तरीका है, म्यू के इंटू एन, जहां पर म्यू के को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देख मैं एक ही बार में ना सारी चीजें समराइज करने की कोशिश करता हूं, एक ही चीज में सारी चीजें समराइज करने की कोशिश करता हूं। देखना, एक ही एग्जांपल सारी चीजें समराइज करने की कोशिश करता हूं। मान ले कि इसका कुछ मास है, हमें इसको हिलाना है, हमें इसको कुछ धक्का देना है, मतलब कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैंने कुछ एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। देख फ्रिक्शन की फील लेना आवश्यक है, फील लेना आवश्यक है। अगर फील पता चल गई कि क्या सिस्टम में हो रहा है तो सारी चीजें समझ में आएगी। अगर एक बार फील नहीं आई फ्रिक्शन की तो फिर मर जाओगे, फिर मतलब खत्म हो जाएगी कहानी। फिर एक बार फील आ गई कि क्या है फ्रिक्शन की कहानी तो तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर देख, यहां पर हमें पता चल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है सर, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब देखना, मैं कहानी बताना चाहता हूं कुछ, मैं यहां पर कुछ कहानी बताना चाहता हूं, एक बार सोचना समझना इसके बारे में। ये येलो वाला, अरे रुकना, तीर नहीं बनाना है अपने को, ऐसे ये ऐसे एक स्टेट, ये एफ एक्सटर्नल, ठीक है सर, एफ एक्सटर्नल वाली लाइन आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू, और अब ये स्टैटिक होगा या ठीक है। देख पहले केस में समझना, यहाँ पर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स फील हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स लिख रहा हूं, और इस फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होगा वो भी समझ रहे हैं। देख, पहले मैंने अप्लाई किया 2 न्यूटन, इसने भी सामने 2 न्यूटन अप्लाई किया। ठीक है, 2 न्यूटन सामने ही अप्लाई, पास में ही अप्लाई किया। ठीक है सर, ये पास में इसने भी 2 न्यूटन अप्लाई किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा वाइड कर दो, मुझे एक और लाइन भी चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, समझना यहाँ पर, हाँ समझना, बड़े प्यारी तरीके से हर चीज बताता हूं। ठीक है, 2 न्यूटन अप्लाई किया, क्या ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा, ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा, पहले जो बताया वही वाली बात सर, नो हिलिंग। हाँ सर, तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, स्टैटिक टाइप का होगा। फिर मैंने 4 न्यूटन अप्लाई किया, ये सामने इसने भी 4 न्यूटन अप्लाई किया है, क्या ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा, इसकी लिमिट है यहां पर कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर कितने तक का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहां पर 10 न्यूटन तक का है। इसके आगे तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो मोशन हो जाएगा, लेकिन इस केस पे नहीं होगा। तो 10 न्यूटन तक कोई भी फोर्स काम ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, ये 10 न्यूटन, फिर आ जाएगा 12 न्यूटन, फिर आ जाएगा 20 न्यूटन, फिर आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो समझो 4 न्यूटन सामने अप्लाई किया है, हाँ जी बढ़िया, 4 न्यूटन, तो सामने इसने भी हमने सामने कितना किया, 4 न्यूटन अप्लाई कर दिया। क्या ये हिलेगा सर, नो हिलिंग, स्टैटिक टाइप का फ्रिक्शन हो जाएगा। 8 न्यूटन तुमने अप्लाई किया, फ्रिक्शन ने भी वापस कितना अप्लाई किया, 8 न्यूटन, क्या ये हिलेगा, नहीं हिलेगा सर, नो हिलिंग, तो नेचर इसका स्टैटिक वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब देख 10 न्यूटन अप्लाई किया, सामने फ्रिक्शन ने भी कि हाँ सर ये तो मैक्सिमम वाली लिमिट आ गई, लेकिन है अभी भी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं इन 2 प्रेमियों को अलग नहीं होने दूंगा। सर 10 न्यूटन अप्लाई किया, अभी भी हिलिंग, नो हिलिंग सर, नो हिलिंग। ठीक है, अब तुमने खेल खेल दिया, तुमने क्या किया, 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, और फ्रिक्शन की लिमिट तो यहां तक आ चुकी थी, ये एक तरह से कौन सा वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया था यहां पर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस हो चुका था सर, ये लिमिटिंग वाला फ्रिक्शन हो चुका था, लिमिटिंग, हाँ जी सर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी हो चुकी थी। तो सर 12 न्यूटन जैसे ही अप्लाई किया, फ्रिक्शन ने बोला कि देख मेरी अंदर की हिम्मत तो, आत्मा तो कांप चुकी है, मैं 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये 10 न्यूटन अप्लाई हुआ। ठीक है सर, अब ये दोनों मतलब मूव करेगा, हाँ सर ये मूविंग, अब ये रिलेटिव मोशन हो सकता है, अब यहां पर रिलेटिव मोशन हो सकता है। मूविंग को है ना हमेशा याद रखना, रिलेटिव मोशन, यहां पर रिलेटिव मोशन ऐसा लिखना, रिलेटिव मूविंग। ठीक है सर, रिलेटिव मूविंग कौन से टाइप का हो जाएगा सर, ये काइनेटिक टाइप का हो जाएगा।
ये काइनेटिक टाइप का हो जाएगा। बढ़िया सर। अगर तुमने 20 अप्लाई किया होगा तो तब भी सर फ्रिक्शन की औकात आ चुकी है 10 न्यूटन। तुमने 100 अप्लाई किया होता तो तब भी सर 10 न्यूटन की इसकी औकात आ चुकी है। ये हर केस में अब काइनेटिक ही है, हर केस में अब काइनेटिक की है। और यहाँ हर केस में आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो एक तरह से आप समझो दोस्त, तो जब इससे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा किससे, लिमिटिंग वाले से, तब जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो अप्लाई किया गया फोर्स इससे लिमिटिंग वाले से ज्यादा होगा, तब जो फोर्स आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अभी मैंने लिखवाई म्यू के इंटू एन होती है, फिक्स्ड रहती है। और इससे पहले वाले केस में जो फ्रिक्शन अप्लाई था कि एफ एक्सटर्नल था वो छोटा था लिमिटिंग वाले से, एफ एक्सटर्नल था वो छोटा था रिलेटिव फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब यहां पर नो मोशन हो रहा था, तब जो फ्रिक्शन था वो स्टैटिक वाला फ्रिक्शन था। और स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसा होता है, स्टैटिक, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही ये फोर्स लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग टाइप का होता है। पहले 4 से काम चल रहा था तो 4, 3 से काम चल रहा है तो 3, 2 से काम चल रहा है तो 2, 8 से काम चल रहा है तो 8। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हो दोस्त, इतनी बात आप समझ पा रहे हो, पक्की वाली बात है, अरे पिंकी वाली बात है, पिंकी, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ कि ना तो भरो भाई। ये हमने अज्यूम किया है सोहागोरी। फ्रिक्शन लिंक की लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, ऐसे। ये 10 न्यूटन की लिमिट आपने कैसे निकाल दी, तो जैसे मैंने बताया है कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वैसे सेम होता है कि एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। ये लिमिट निकालने का तरीका होता है, म्यू एस इंटू एन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके लिए बात भी बताई जाती है, देखिए कहानी बताई है कि डिपेंड्स, ये म्यू है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सर जी ये म्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बोथ सरफेस, दो सरफेस के बीच की प्रॉपर्टी है ये। फिर नॉट डिपेंड ऑन एरिया, कितना एरिया कांटेक्ट में उस पर डिपेंड नहीं करता है। और इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड, कितनी स्पीड से वो आगे पीछे भाग रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। परफेक्ट यहां तक की बात। अब अगली बार जब कहानी शुरू करूंगा इससे ही कहानी शुरू करूंगा, याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वाले क्वेश्चन है, उससे भी वो क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं अगले सेशन में। तो आज के सेशन की कहानी को मैं यहीं पे अंत रखता हूं, एक बार अच्छे से देख लेना। सूडो फोर्स मैंने बताया, सूडो फोर्स के बाद मैंने आपको बताया है क्या, मैंने यू आर मॉम्स चप्पल बिकॉज यू हिट मी वेरी हार्ड, आर यू मॉम्स चप्पल, अरे ठीक है, अरे बस ठीक है। हाँ, तो बताइए रहा था कि अगली बार फ्रिक्शन की बात कुछ और डीप में की जाएगी, तो आज का पूरा रिवीजन करके एक बार आना है बेटा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। कहां से बंद हो गया सिस्टम, इधर ही है।